वही संबंध का भाव आना एक बात है, और निरंतरता में उसको बिना शर्तों के संबंधी के रूप में स्वीकार लेना, है ना, ये दूसरी बात है। अभी संबंध का भाव आ रहा है, अभी विरोध का भी आ सकता है। विरोध का इसीलिए आ रहा है कि हमने कुछ शर्त लगाए थे, वो पूरा नहीं कर पा रहा है, इसलिए विरोध का भाव आ रहा है। लेकिन आप उसकी योग्यता अयोग्यता से मुक्त होकर उसको एक तरह से, है ना, देख करके दोनों उपरोक्त दोनों भाव के साथ हम उसको अपने संबंधी के रूप में निरंतरता में स्वीकार पा रहे हैं। योग्यता है तो भी, नहीं है तो। इसी को क्या कह रहे हैं, स्नेह। जैसे परिवार में आप देखेंगे तो आजकल तो झंझट चल रहा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई परिवार में क्यों रहना है ये सब। लेकिन आप देखेंगे तो परिवार में जो स्नेह का भाव रहता है, उसी कारण आपकी 50 गलती के बावजूद भी परिवार आपको स्वीकार्य रहता है। और गलती करके भी जाते हैं तो भले कमरे में बंद करके या घर में खूब आपकी क्लास लगे, डांट डपट की जाए, लेकिन बाहर वालों से उसको ढकते रहते हैं। अंदर से भले आपको लतियाते रहे, डंडा चलाते रहे, कुछ सब करते रहे, लेकिन बाहर से ढकते रहते हैं। आपको पूरा अवसर देते हैं कि आप ग्रो करें, है ना। और वहाँ इसी बात की आश्वस्ति है, तभी हम आप इतना प्रयोग कर पाते हैं। अगर ये हो कि हमारी 4 गलती के बाद हमको निकाल दिया जाएगा तो आप प्रयोग ही नहीं करेंगे। तो अभी भी आप देखेंगे तो परिवार में जो सबसे बड़ा स्कोप मिल रहा है वो यही मिल रहा है कि हमको एक स्नेह के साथ स्वीकारे हुए हैं। डांट डपट कर लें तो भी एक स्वीकृति है, 50 गलतियों के बाद भी हमको स्वीकारे। अगर वो स्नेह के साथ स्वीकृति ना हो तो हम आप इतने बड़े भी ना हो पाए, इतनी गलती बचपन से लेके आज तक करते हैं। अगर पलट के उसको देखें तो कॉपियाँ भर जाए, इतनी गलती किए रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी परिवार स्वीकार्य रहता है नहीं। लेकिन वही स्नेह का भाव ना हो तो मामला बिगड़ जाता है। जब स्नेह का भाव नहीं होता है तो कैसा भाव आ जाता है, ईर्ष्या का, द्वेष का, है ना, ये सब स्नेह के अभाव में आता है। जैसे आप देखेंगे एक किचन में 2 महिलाएं खड़ी हैं खाना बनाने के क्रम में, कोई एक दूसरा व्यक्ति किचन में आया तो 2 महिलाएं जो हैं, एक जो खड़ी हैं उसमें एक महिला खाना रोज बनाती है और एक महिला ने कभी कभार बनाया खाना। तो उस दिन उसी ने बनाया जिसने कभी कभार बनाया था। और कोई व्यक्ति घर का बाहर से किचन में आया और आके बोला आज तो खाना बहुत ही बढ़िया बना था, मज़ा आ गया। तो जो दूसरी महिला रोज खाना बनाती है वो इस कमेंट को किस तरह से स्वीकारती है? भाई एक महिला जो कभी कभार या पहली बार बनाई खाना या एक दूसरी बार तीसरी बार उसने बनाया और लोगों ने खाया, एक ने आके ये कमेंट किया कि आज तो मज़ा आ गया खा के, बहुत ही बढ़िया खाना बना था। अब वो जो दूसरी महिला खड़ी थी जो रोज बनाती है उसकी क्या स्थिति रहती है? आराम में रहती है, बेचैन होती है। लेकिन वो जो पहली बार खाना बनाया वो उसकी बेटी हो तो उसकी बिटिया है तो भी वैसी ही बेचैनी रहती है, खुश हो जाती है। संबंधी के साथ स्नेह का भाव है तो उसकी स्वीकृति, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी उपलब्धियों को देखकर अच्छा लगता है। और अगर स्नेह का भाव नहीं है तो उसकी उपलब्धियों के बारे कोई बात करता है, उसके, है ना, सबके बारे कोई बात करता है तो अच्छा लगता है कि खराब लगता है? तो फिर खराब लगने लगता है। उसी जो खराब लग रहा है इसी को क्या कह रहे हैं? ईर्ष्या, ईर्ष्या या द्वेष। अब आप भी इसको अपने पर रिफ्लेक्ट करके देखिए कि जितने भी परिवार में सदस्य हैं, कितनों के बारे, उपलब्धियों के बारे जब कोई बात करता है, जब आपसे कहता है तो आपको अच्छा लगता है, और कितने लोगों की उपलब्धियों के बारे जब कोई बारे में आपके सामने या किसी दूसरे से बात करता है और आप सुनते हैं तो अंदर बेचैनी होने लगती है। ये जितनों के बारे बेचैनी हो रही है वहाँ स्नेह है कि द्वेष है? द्वेष। जहाँ बेचैनी नहीं हो रही है, सहजता बनी रह रही है, अच्छा लग रहा है, वहीं पर क्या है? स्नेह। हमको पता नहीं चलता ज़्यादातर समय कि हमारे भीतर स्नेह काम कर रहा है कि द्वेष। और हम कहते जरूर रहते हैं स्नेह है, स्नेह है, ढोते रहते हैं द्वेष को। अभी भी मैं आपसे कहूँ इतना एक्सप्लेनेशन के बाद कि कॉपी में उन लोगों के नाम लिखिए जिनसे आप द्वेष करते हैं। बड़ा मुश्किल हो जाएगा एक नाम लिखना, क्योंकि गहराई में माने हैं कि आप सभी से स्नेह करते हैं। लेकिन ये कहूं कि उन लोगों के नाम लिखिए जो आपसे द्वेष करते हैं। फिर आप रुकेंगे नहीं, लिखते ही जाएंगे।
है ना। थोड़ा कठिन है इसको देख पाना, क्योंकि हम अपने अंदर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे। वो एक वर्कशॉप चल रहा था ऐसे ही कानपुर में, फैमिली वर्कशॉप था, तो कई सारी फैमिली आई थी, जैसे यहाँ कुछ फैमिली आई हैं वैसे ही फैमिली आई, चेन्नई की फैमिली थी। तो उन लोगों ने वहाँ पहुँचते ही कहा, माता पिता ने अपने बच्चों, माता पिता थे और उनके दोनों छोटे बच्चे थे, बिटिया बड़ी थी बेटा छोटा था। उन्होंने कहा कि भाई हमारी जो बड़ी बिटिया है 6-7 साल की थी, ये बहुत रिएक्टिव हो गई है पिछले 3-4 साल में, बहुत रिएक्शन करती है, कोई भी सामान पटक देगी, बात नहीं करेगी, कभी खाना नहीं खाएगी, कभी एकदम चुप होकर बैठ जाएगी, कभी एकदम चिल्लाएगी, अजीब अजीब रिएक्शन करती है। तो उन्होंने कहा कि हम लोग का अपेक्षा ये है कि थोड़ा बातचीत करके पता लगाएं कि इतना रिएक्टिव क्यों हो गई। उन्होंने कहा उदाहरण बताते हैं, चेन्नई से कानपुर तक आई और पूरे समय या तो खाना वाना खाई या फिर खिड़की के पास खड़े होकर देखती रही या फिर उस पर सीट पे चढ़ के सो गई। रास्ते में किसी से ठीक से बात की हो ऐसा किया नहीं इसने, और ये अक्सर इसकी घटना है। ये सब बताया उन लोगों ने जो वर्कशॉप ले रहे थे। एक दिन उन्होंने बुलाया उस बिटिया को, उससे पूछा कि तुम क्यों इतना परेशान रहती हो, क्या चलता है तुम्हारे भीतर। तो शुरू में तो उसने बहुत नहीं बताया, लेकिन जब 2-4 दिन में थोड़ा कंफर्टेबल हो गई तब उसने बताया। उसने बताया कि मम्मी पापा मुझे पहले प्यार करते थे, अब प्यार नहीं करते, पहले दुलार करते थे अब नहीं करते, पहले जितना मानते थे अब नहीं मानते, और ये देखकर मैं एकदम बेचैन हो जाता, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। तो उन्होंने पूछा कि तुमको ऐसा क्यों लगता है कि मम्मी पापा पहले तुमको मानते थे अब नहीं मानते, पहले प्यार दुलार करते थे अब नहीं करते, ऐसा क्या कारण है, क्यों लगता है। तो उसने कारण गिनाने शुरू किए कि पहले कोई भी खिलौना या मिठाई लेके आते थे, मुझे पूछते थे, मुझे देते थे, अभी वो आते हैं और वो छोटे भाई का नाम पुकारते हैं, हम तो ध्यान ही में नहीं रहते और पूरा उसी को दे देते हैं, है ना। और उसका मन हुआ तो वो हमको देगा, नहीं मन हुआ तो नहीं देगा। और 1-2 बार तो चल भी जाता है, बार बार यही होता है। पहले घर में कभी भी कोई बाहर से आ रहा है, हमको पहले ढूंढता था, अब उसको ढूंढते हैं और उसी के साथ व्यस्त हो जाते हैं, हम भी वहां खड़े हैं, किसी का ध्यान ही नहीं जाता, है ना। ऐसा उसने कई सारे लिस्ट बना दिए। अच्छा, जितना भी वो लिस्ट बना रही है शिकायत की, ये उसकी काल्पनिक शिकायतें हैं या कुछ वास्तविक लग रही हैं? वास्तविक। इसने गिना दी कई सारी शिकायतें कि भाई इस तरह से कर रहे हैं, इससे मेरा निष्कर्ष बनता है कि अब ये मुझे नहीं मानते, मुझे नहीं प्यार करते, दुलार करते, और ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाते और मैं एकदम बेचैन हो जाती हूँ। तो गणेश जी ने उससे कहा, अच्छा ठीक है, तुम जो कुछ भी अपने मम्मी पापा के बारे में बता रही हो वो सही है कि गलत, इसकी बात तो मैं उन तुम्हारे मम्मी पापा से करूँगा ही, और ये ठीक तो नहीं लग रहा जो बता रही हो तुम, लेकिन उसकी बात तो तुम्हारे मम्मी पापा से करूँगा। लेकिन तुमसे मैं थोड़ी तुम्हारे बारे बात कर लेता हूँ कि तुम ये जो अपने छोटे भाई के साथ कर रही हो, ये स्नेह है कि द्वेष है? मम्मी पापा तो जो कर रहे हैं उस पर तो हिसाब किताब होगा, मम्मी पापा से बातचीत होगी, लेकिन अभी तुम्हारे से तुम्हारी बातचीत हो जाए कि तुम अपने छोटे भाई के साथ ये जो इस क्षण कर रही हो आजकल, ये स्नेह है कि द्वेष है? तो गणेश जी ने कहा, तुम्हारी मदद के लिए मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूँ कि अगर किसी संबंधी का मान सम्मान स्वीकृति प्रतिष्ठा बढ़ रही है और वो देखकर अपने को खराब लग रहा है, तो ये स्नेह है द्वेष है? ये द्वेष है। और अगर स्वीकृति प्रतिष्ठा ये सब बढ़ रहा देख के अच्छा लग रहा, तो ये द्वेष है कि स्नेह है? इतनी बात हुई, वो चली गई लड़की। 1-8 दिन का समय लिया उसने, है ना, 1-8 दिन का समय लिया। फिर 1-8 दिन बाद आकर के उसने कहा कि अभी तक जिस दृष्टि से मैं अपने भाई को, छोटे वाले भाई को देख रही थी, ये द्वेष था। जब ये द्वेष भीतर दिखता है तो झटका सा लगता है कि अपने के प्रति द्वेष पाले, है ना। एक बार दिख जाए तो आदमी फिर उसको चिपका के नहीं रखता, निकाल के फेंकता है, बहुत टाइम नहीं लगता। तो जो बार बार उदाहरण देता हूँ ना कि अंधेरे कमरे में आप हैं और कुछ रस्सी सी दिख गई, आपने उठा लिया, तभी लाइट आ गई और आपको लगा कि ये तो सांप है, तो कितना देर लगता है उसको फेंकने में? फेंक के खड़े होते तुरंत। आप ये नहीं प्रक्रिया करते हैं कि जांच लें, हो सकता है रस्सी ही हो, 2-4-10 लोगों से पूछ लें, राय ले लें ना, वो सब फेंक खड़े होते हैं।
उसको तभी तक अपने से चिपकाए रख सकते हैं जब तक ये भ्रम है कि वो रस्सी है। स्पष्ट हो गया कि ये रस्सी नहीं है, फेंकने में सेकंडों लगता है। तो द्वेष को, ईर्ष्या को भी तभी तक आप चिपका के रखते हैं जब तक आपको ये भ्रम है कि ईर्ष्या द्वेष नहीं है, कुछ और है, तभी तक चिपका के रखते हैं। अन्यथा एक बार दिख गया तो निकाल के फेंकते हैं। तो बाद में फिर मम्मी पापा से बातचीत हुई, बच्चे से बातचीत हुई, फिर लास्ट में जो निष्कर्ष निकला तो पूछा उस लड़की से कि तुम अपने छोटे भाई की क्या क्या जिम्मेदारी ले सकती हो। तो उसने गिनाया कि मैं स्कूल जाती हूँ, अपना बैग लगाती हूँ, इसका भी बैग लगा सकती हूँ, लौट के आती हूँ, अपने जूते उतार के रखती हूँ, इसका भी एक जगह रख सकती हूँ, है ना, खाना खाती हूँ साथ में, इसकी भी प्लेट लगा सकती हूँ, अपना प्लेट ले जाके अगर कभी रखती हूँ तो इसका भी रख सकती हूँ। ऐसे उसने 10 काम गिना दिए। तो मैंने जो वर्कशॉप ले रहे थे उन्होंने कहा कि भाई मम्मी पापा से कि आज से छोटे भाई की जिम्मेदारी इसकी है, आप लोग को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर ये जिम्मेदारी पूरी कर दे रही है तो अच्छी बात है, छूट जा रहा है तो आप लोगों को पूरा कर देना है, हिसाब किताब नहीं लेना बिठा के कि तुमने वादा किया था किया नहीं। भाई ठीक है, बच्चा है, जितना कर देगा, नहीं करेगा आप पूरा करेंगे। अब मम्मी पापा बाहर से कुछ सामान खरीद के लाते थे तो उस बिटिया को बुलाकर उसको सौंप देते थे कि भाई तुम जानो, ये सामान जाने, तुम्हारा भाई जाने। अब वो लेके जाके भाई को ऑफर करती थी, भाई उसमें से कुछ उठा लेता था, लेकिन उठा लेने के बाद वो भी बहन को कुछ रिटर्न में देता होगा। तो क्या देता था? स्माइल। उठाने के बाद जिस ढंग से मुस्कुराता था बहन को देख करके, उससे कुछ भाव ट्रांसफर होते थे, उसको भी कुछ मिलता होगा रिटर्न में, सुख की नहीं। और इस पूरी प्रक्रिया में स्नेह बढ़ने वाला है, द्वेष बढ़ने वाला है। स्नेह तो धीरे धीरे हल भी निकल सकता है। अभी मूल झंझट इस पूरी प्रक्रिया में ये है कि हम स्नेह को की जगह द्वेष, ईर्ष्या को पाले रहते हैं और ये घोषणा किए बैठे रहते हैं कि हम उससे मुक्त हैं। और कई परिवार के सदस्यों की ही वृद्धि, ग्रोथ, विकास, स्वीकृति बढ़ती देखकर अंदर अंदर असहज भी होते रहते हैं और वो चेहरे पर एकदम से झलकता भी है, लेकिन फिर भी हम उसको स्वीकार नहीं पाते कि हमारे भीतर द्वेष है।